हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम व्यू क्लासेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को हैप्पी दीपावली। तो गाइस मैं प्रे करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप दीपावली सेलिब्रेट करो तब आपके हाथ में जॉब हो। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि विद इन वीक जो है आपका एचपी फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने आपको फ्री में एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। आई होप आप सभी ने वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया होगा। अगर किसी ने वो मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, तो आप वहां से उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। तभी इस वीडियो को देखिए, तभी यहाँ से आपको किसी भी तरह का बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज़ आज हम सबसे पहले इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे और साथ में जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन के साथ बन सकती है वो भी यहाँ पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एचपी जीके और जीके और साथ में फॉरेस्ट्री सेक्शन के जो क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में ऐड किए थे उन्हें यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन जो है वो आपको विजिबल हो रहे होंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंग्रोव वन है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों देखो, मैंग्रोव क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि वो वन जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं वो वन आपके मैंग्रोव वन के अंदर आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो प्रमुख वृक्ष प्रजाति है वो कौन सी है, तो याद रखिए राइजोफोरा जो है वो इसकी प्रमुख प्रजाति है। याद रखिए राइजोफोरा जो है वो आपकी मैंग्रोव वन की प्रमुख प्रजाति है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कीजिए। अगर यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे टैकल कर सको। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में लगभग कितना एरिया जो है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। तो याद रखिए 4482 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। और इनमें से जो 59% एरिया है वो आपका पूर्वी तट जो कि आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा 23% एरिया जो है वो आपका पश्चिमी तट यानी कि अरब सागर से घिरा हुआ है। और जो रिमेनिंग 18% एरिया है मैंग्रोव वन का वो जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आई होप जितने भी एडिशनल पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और दो, यानी कि यहाँ पर आपको बताना था कि जो मैंग्रोव क्षेत्र है ये मतलब कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भितरकनिका और पिचावरम जो है इस क्वेश्चन के दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि पानी जो है वो कम तापमान वाली जगह पर जल्दी उबलेगा या ज़्यादा तापमान पर। इन शॉर्ट कहा जाए जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ जल्दी उबलेगा या जहाँ पर ठंड होगी वहाँ पर। तो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी शिमला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जिस शिमला जो है वो एक ठंडा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो है वो पानी सबसे कम और कम तापमान और सबसे जल्दी वहाँ पर उबलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है, डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रीक लाइन या रेड क्लिफ लाइन। तो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जितनी भी लाइन दी हुई है ये क्या है। तो गाइस पता होगा आपको जो रेड क्लिफ लाइन है ये जो है वो आपकी इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री को डिवाइड करती है वो लाइन है। और इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है आधिकारिक रूप से इसकी जो घोषणा है वो 17 अगस्त 1947 को हुई थी, यानी कि देश के आज़ाद होने के 2 दिन बाद जो है वो इसकी घोषणा हुई थी किसकी, रेड क्लिफ लाइन की, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ जो है उसका बंटवारा करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मैकमोहन रेखा सभी को पता होगा ये भारत और चाइना के बीच में है। और डुरंड लाइन जो है वो आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा को निर्धारित करती है। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको बताया है इन्हें एक बार आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो गाइस जितने भी फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके कि सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कितना प्रतिशत होती है, ये सभी पॉइंट भी आप एक बार देख के जाइए ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पर फेस ना करनी पड़े। तो गाइस इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। गाइस इसके अलावा गेहूँ, गन्ना, आलू जो है वो आपके तीनों सर्वाधिक जो है यूपी में होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि धान और जूट कहाँ पर होता है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। गाइस यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन
सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक कौन से राज्य में होता है? तो धान का मैंने आपको पहले बताया पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूँ, गन्ना और आलू, इन तीनों फसलों का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका यूपी उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो गुजरात में होता है। और चाय का सर्वाधिक उत्पादक जो है वो असम में होता है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है, तो वो आपका कांगड़ा जिले के पालमपुर में चाय का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अगर कॉफ़ी का पूछा जाए तो कॉफ़ी क से कर्नाटक याद रखिएगा। जूट का पूछा जाए तो जूट जो है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात की जाए तंबाकू की, तो तंबाकू जो है वो आपका सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है। केला जो है आपका तमिलनाडु में होता है। और जो आपका कसाबा है यही भी आपका तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए केसर की, तो केसर जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप जितने भी यहाँ पर पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, आप इन्हें एक बार अच्छे से लर्न करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दक्कन का पठार है ये किसे कहा जाता है। तो गाइस दक्कन का पठार जो है इसे आप प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका त्रिभुजाकार आकृति का है। और इसकी सीमा जो है वो आपकी उत्तर की जो सीमा है वो सतपुड़ा और विंध्याचल तक फैली हुई है। तो ये भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो है वो आपकी प्रायद्वीपीय नदी है, सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 1952 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1952 में भारत सरकार ने सबसे पहले अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले जो वन नीति है वो कब लागू की गई थी, तो ये की गई थी 1894 में। 1894 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में सबसे पहले आपकी राष्ट्रीय वन नीति लॉन्च की गई थी। और गाइस जो आपकी ये 1952 में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी, इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी देश का कुल क्षेत्रफल है उसके वन 1/3 क्षेत्रफल पर जो है वो आपके वन होने चाहिए। तो ये सब जो है वो फर्स्ट राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको यहाँ पर उत्तर के बारे में पूछा है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी दिशांतर में ये कौन से अक्षांश के बीच है? तो सबसे पहले उत्तर का जो है वो ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी दिशांतर में कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो पूर्वी में आप याद रखिए 68 डिग्री 7 से लेकर आपका ये जो है वो 25 तक स्थित है। कितना? 68 डिग्री 7 से लेकर 25 तक जो है ये पूर्वी दिशांतर में स्थित है। कौन सी? भूमध्य रेखा। और अगर बात की जाए उत्तर में, तो उत्तर में जो है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक जो है वो ये यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो इजी सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। ये चिपको आंदोलन कहाँ पर चला था? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चला था। और यहाँ से कुछ 2-3 नाम और भी है, उन्हें भी आप याद रखिए जो कि इस चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर गौरा देवी जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ इस जो चिपको आंदोलन है के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। कौन कौन से? चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें कि इस आंदोलन का मुख्य प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। और ये कहाँ पर चला था? ये चला था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो वृक्षों को कटाई से बचाना चाहते थे, इसलिए वो वृक्षों के साथ वहाँ पर चिपक गई थी ताकि वहाँ के जो जितने भी वृक्ष हैं उन्हें नहीं काटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है?
दोस्तों इसे जो है वो शॉर्ट में FRI के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि जो आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका देहरादून में है और 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपकी ट्रीज़ वगैरह होती है उनकी जो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग वगैरह है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो ये भी याद रखिए, जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में ही जो भी नई फसल वगैरह या जो भी नई प्रजाति इन्हें पैदा करनी होती है सबसे पहले जो है वो कोयम्बटूर में इसकी वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों मनाया जाता है तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये जो वन महोत्सव है मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि इसके जो जनक है वो कौन है तो इसके जो आपका वन महोत्सव है इसके जनक है KM मुंशी। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, इस तरह से भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसका जो रिपोर्ट वगैरह है वो रिलीज़ करता है। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है तो ये आपका देहरादून में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 ईस्वी में। कब? 1 जून 1981 में आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो गाइस यहाँ पर गलती से 2002 टाइप हो गया है बट यहाँ पर जो है वो आपका 2022 होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वन विकास का, शैक्षिक विकास का, सतत विकास का या लैंगिक समानता का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा हुआ है 2022 में। जो आपका 2022 का ईयर है इसे वो सतत विकास के ईयर के रूप में मनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं, चंदन, देवदार, वन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो हरा सोना है वो आपका वन को भी कहा जाता है। इसके अलावा जो बांस और चाय है उन्हें भी हरा सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहता है। अगर बांस, चाय, वन में से अगर तीनों ऑप्शन है फिर आप किसी पे भी टिक कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद सोना जो है वो किसे कहा जाता है तो कपास को जो है वो आपका सफ़ेद सोना कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि काला सोना किसे कहा जाता है तो काला सोना जो है वो कोयले को कहा जाता है, काला कोयला, काला कोयला। तो ये तो लर्न करने में ईजी है, तो आई होप आप इसे अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को हर साल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जज्जुराणा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है, आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जज्जुराणा प्रजनन केंद्र है। तो ये कहाँ पर स्थित है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सराहन रामपुर में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जज्जुराणा प्रजनन केंद्र जो है वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है। तो बताइए दोस्तों कितनी ऊंचाई तक यहाँ पर वनस्पति आपको देखने को मिल जाती है। उस स्पेसिफिक ऊंचाई के बाद यहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार की वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी 4012 मीटर के बाद हिमाचल प्रदेश का जो ऊंचाई वाला इलाका है वहाँ पर आपको किसी भी तरह की वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यांग पशु किस जिले में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, अगर आप HP फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजी से क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को इनके आंसर जो है वो पहले से पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से चिन्हित है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है जिसे अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पाइन क्षेत्र कौन सा होता है। तो दोस्तों अल्पाइन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। और अल्पाइन वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो याद रखिए
2500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें अल्पाइन वन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको कल भी डिस्कस किया था कि किस देश को अल्पाइन देश के नाम से जाना जाता है, तो इटली को जो है वो अल्पाइन देश के नाम से जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पाइन वृक्षों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिए जूनिफर और बिल्लो और जो आपकी काली किशमिश है वो यहाँ पर अल्पाइन वृक्षों के मुख्य उदाहरण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति एवं किन्नौर का वातावरण किस श्रेणी का वातावरण है? बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अर्ध ध्रुवी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लाल, दानेदार, पथरीली, चिकनी एवं कीचड़ रूपी मिट्टी। तो बताइए जो आपका शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी पथरीली, चिकनी एवं कीचड़ रूपी मिट्टी जो है वो आपके शिवालिक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियार ग्लेशियर जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, सोलन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो आपका मियार ग्लेशियर है वो आपका कुल्लू लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, बाबा बुदंगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको एचपी फॉरेस्ट गार्ड के रिटन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो बाबा बुदंगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो है कॉफ़ी की फसल जो है अच्छे से उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, पाठक, मुद्रक, प्रकाशक या संपादक? तो बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बट फिर भी हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसे जो कप्तान है वो जहाज़ को उड़ाता है वैसे ही जो अखबार है वो संपादक द्वारा संचालित की जाती है। उसी के द्वारा जो है इसके जितने भी प्रोसेस होता है वो संपादक द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। तो गाइस आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इजीली इन्हें टैकल कर पाओगे। और गाइस एक बात और, अगर आप एचपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सुपर 30 नाम से एक बैच बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसमें भी अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।